हेलो बच्चों, इस त्रिविद्युत की लेक्चर सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे संधारित्रों का संयोजन। तो जैसे आप पिछली कक्षाओं में जैसे 10th क्लास है वहां पर आपने पढ़ा था कि प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, उसी प्रकार से हमारे पास में है जो संधारित्र होते हैं उनके हम किस प्रकार से संयोजन करते हैं। तो देखो अब हम पढ़ेंगे, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संधारित्रों का संयोजन। अब संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होता है इसका प्रकार होता है वो होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम या इसको पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन। ये दो प्रकार के वो क्या होते हैं आपके संयोजन होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले वो किसके बारे में पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है और किस प्रकार से संयोजन हम करेंगे और क्या हमारी धारिता है वो निकलेगी। तो अभी हम हमारा टॉपिक जो पहला रहेगा इसके अंदर वो रहेगा हमारा कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन में होगा क्या, श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा क्या होगी। देखो आपके पास में एक संधारित्र है, ठीक है, इस प्रकार से। तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, संधारित्र मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये एक संधारित्र था, इसकी जो ये दूसरी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से, दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो आगे फिर आगे इस प्रकार से जुड़ती जाएगी, ठीक है। और जो अंतिम प्लेट होगी उसको हम क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, संधारित्रों का क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन है वो हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से थोड़ा छोटा बना देते हैं, समझाने के बताया था कि इसमें होगा क्या कि ये एक संधारित्र, इस संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है वो क्या होगी आपकी इस प्रकार से आगे जुड़ती जाएगी। और अंतिम जो आपकी प्लेट होगी उसको हम क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे और साथ में इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर एक बैटरी से जोड़ देंगे जिसका विभव है वो क्या है, V वोल्ट है। V वोल्ट की बैटरी से हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, इस प्रकार से ये V वोल्ट की बैटरी होगी, ठीक है। मान लेते हैं इसकी धारिता है वो क्या होगी, C1 है और इसकी धारिता क्या है, C2 है। धारिता तो अलग होगी ना, धारिता अलग होगी, इसकी धारिता क्या होगी C1 और इसकी धारिता क्या होगी C2 होगी, ठीक है। एक संधारित्र और ले लेते हैं हम, ये एक और संधारित्र ले लिया, ठीक है, जिसकी धारिता भी हम ज्ञात कर लेंगे। इसकी धारिता है C3। तो इसका विभव है V, बैटरी का विभव क्या था, V था। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, V वोल्ट की बैटरी है इसको जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर कुंजी चालू करेंगे तो होगा क्या, देखो हमारे पास में तीन संधारित्र है, उनको हमने क्या किया, एक श्रेणी में जोड़ दिया। और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, पहले संधारित्र, ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा, ये तीसरा, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दिख रहा है ना यहाँ पर, ये पहला संधारित्र है, इस पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ती है। और इस प्रकार से जो हमारे को संयोजन प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पर क्या हो गया, इस संधारित्र की तीनों की जो धारिता है वो एक की धारिता C1, एक की धारिता C2, एक की धारिता C3। अब एक बात सोचोगे यहाँ पर हम क्यों पढ़ते हैं कि ये संयोजन क्यों पढ़ते हैं, तो उसका कारण क्या होता है कि कभी कभी हमारे को क्या करना होता है, हमारे पास में कुछ ऐसे संधारित्र आ जाते हैं, 2-3 संधारित्र आ जाते हैं और उन संधारित्रों की धारिता वो ज्यादा है लेकिन हमारे को कम धारिता वाला संधारित्र चाहिए। तो फिर हम उनको किस प्रकार से जोड़ेंगे हमारी धारिता कम मिले। मान लो यहाँ पर जैसे आपके पास में एक 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और एक 5 माइक्रोफेरेड है, ठीक, आपके पास में दो संधारित्र है इस प्रकार से, ठीक है। अब इन दो संधारित्र, मान लो आपको किसी उपकरण में लगाना और उपकरण में आपको 4 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड की आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है 3 माइक्रोफेरेड की।
किसकी आवश्यकता है? 3 माइक्रोफेरेड की। तो फिर आप इन दोनों से किस प्रकार से 3 माइक्रोफेरेड बना सकते हो? तो इन दोनों संधारित्रों से आपको है वो 3 माइक्रोफेरेड या उससे कम बनाने के लिए आपको इसको किस प्रकार का संयोजन करना पड़ेगा, तो वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कि आपको किस प्रकार से जोड़ना है ताकि आपकी जो धारिता है वो कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए। कभी भी मान लो अगर ज्यादा चाहिए तो 4 और 5 जो संधारित्र उसको किस प्रकार से जोड़े कि हमारे को अधिक जो धारिता है वो प्राप्त हो। तो उसके लिए देखो, एक तो ये हो गया आपका कि यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन कर दिया, इसकी धारिता C1 C2 C3 भाई अलग अलग है ना यहाँ पर, और इनको तीनों क्या करते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी। V वोल्ट की बैटरी होगी उसके पास, इसके पास विभव है। विभव आता कहां से? विभव क्या होता है? विभव होता है V बराबर W अपॉन Q। क्या होती है विभव की परिभाषा? अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मतलब आवेश को लेकर आ रहे नहीं है, मतलब इसके पास में आवेश है ना, तो यहाँ पर आवेश होगा, तो यहाँ पर आवेश जाएगा, तो ये संधारित्र क्या करेंगे? आवेश ग्रहण कर लेंगे ना यहाँ पर। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इनके सबके पास में आवेश क्या होगा, कि इसके पास में ऐसे लिख दूं मैं, इसके पास में Q1 होगा, इसके पास में Q2 होगा, इसके पास में Q3 होगा। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने देखो, आप ऐसे समझो कि श्रेणी क्रम होता है ना, श्रेणी क्रम इस प्रकार से होता है, मतलब एक ही तार रहता है आपके पास में, ये श्रेणी क्रम कहलाता है। और एक होता है समांतर क्रम में क्या हो जाता है, ये वाला तार है वो 2 भागों में बंट जाता है इस प्रकार से। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, सॉरी समांतर क्रम संयोजन। ये समांतर क्रम संयोजन और ये श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा की बात करते हुए, धारा क्या होती है? I बराबर Q अपॉन T। I बराबर क्या होती है? Q अपॉन T। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि बैटरी से धारा, पॉजिटिव से धारा निकलती है, तो धारा यहाँ से I निकलेगी और I इस प्रकार से चलेगी, I पूरी चलेगी। कहीं पर कोई बीच में कुछ यहाँ पर डिस्टेंस है, कुछ नहीं है यहाँ पर डिस्टर्बेंस, इसका मतलब यहाँ पर धारा I है वो समान रहेगी। ऐसे समझो कि मान लो ये पाइप है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ से आप पानी स्टार्ट करोगे, पानी मतलब पानी दोगे, तो पाइप में से पानी जाएगा तो कुछ ऐसा थोड़ी है यहाँ पर कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, पाइप जितना दोगे उतना ही वापस आएगा ना आपके पास में, क्योंकि यहाँ पर कुछ बीच में कुछ जॉइंट या दूसरा कोई पाइप नहीं जुड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पर मान लो ऐसे एग्जाम्पल, यहाँ से पानी दोगे तो यहाँ पर 2 भागों में बंट जाएगा ना, 2 भागों में बंट जाएगा ना, इसका मतलब वापस मिलेगा तो वही पानी, लेकिन यहाँ पर तो बंट गया ना 2 भागों में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर धारा आपकी समान रहती है, लेकिन यहाँ पर धारा समान नहीं रहती, यहाँ पर 2 भागों में बंट जाती है। तो धारा अगर यहाँ पर समान रहती है, धारा समान, I नियत, तो कौन नियत? Q नियत। भाई मैं लिखूंगा I नियत है, मैं लिख दूंगा भाई Q बटा T क्या है? नियत के बराबर है। Q बटा T नियत है, तो अगर समय को अगर नियत रखे भाई किसी 1 सेकंड के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए, तो Q भी क्या हो जाएगा? आपका नियत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन होता है, उसमें आवेश है वो क्या रहता है? नियत रहता है, क्योंकि धारा नियत रहती है वहां पर। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर जो आपका Q1 Q2 Q3 नहीं होगा, यहाँ पर इसका भी जो आवेश है वो क्या होगा? Q होगा, क्योंकि सबको समान आवेश मिल रहा है, सबको समान धारा मिल रही है। इसका भी आवेश Q होगा, इसका भी आवेश Q होगा, और इसका भी आवेश क्या होगा? Q होगा, ठीक है। लेकिन इसका आवेश Q Q Q, लेकिन क्या इन सब का विभव है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। क्यों विभव अलग अलग होगा? क्योंकि यहाँ पर सबकी धारिता वो क्या है? अलग अलग है। आवेश सबको समान मिलेगा, ठीक है। यहाँ से 5 कूलम आवेश गया तो यहाँ पर आवेश सबको समान मिलेगा, 5 कूलम आवेश सबको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सबकी धारिता अलग अलग है। धारिता अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर इनकी क्या हो जाएगी? जो विभव है वो क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो इनका विभव V1 हो जाएगा, इसका विभव V2 हो जाएगा, इसका विभव क्या हो जाएगा? V3 हो गया। अब इसको हम समझे कैसे? इसको आप समझो, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। पहले हम देख चुके ना, V बराबर क्या होता है? IR, ठीक है। V बराबर होता है आपका IR। अब यहाँ पर जब भी आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो कि 2 प्रतिरोधों को, तो वहां पर क्या देखते हो? आपकी धारा नियत रहेगी। तो जो दो चीजें हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का विभव परिवर्तित हो जाएगा V1, और इसका R1 हो जाएगा, और यहाँ पर V2 हो जाएगा और R2 हो जाएगा। विभव परिवर्तित हो रहा है। क्यों होता है विभव? क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है ना, वो भिन्न होता है। मतलब यहाँ पर भी आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है ना, वो आपका भिन्न होगा। किया गया कार्य यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर धारिता कुछ परिवर्तित है, धारिता में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर कुछ जल्दी ग्रहण कर लेगा आवेश को, कुछ क्या करेगा? धीरे धीरे ग्रहण करेगा। भाई ऐसा ही होगा ना, यहाँ पर कुछ तो जल्दी ग्रहण कर लेगा, कुछ कम धीरे धीरे ग्रहण करेगा। तो जो जल्दी ग्रहण करेगा उसमें कम कार्य करना पड़ेगा, कार्य कम करना पड़ेगा, मतलब विभव कम हो जाएगा ना। और यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर क्या हो गया? आपका कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, धीरे धीरे ग्रहण कर रहा है तो कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा तो मतलब ज्यादा विभव है वो चेंज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? आपका विभव है वो चेंज होगा, और
जो Q है वो क्या रहेगा आपका समान रहेगा। या ऐसे याद रखो आप, सीधी सी बात है कि जो आपकी श्रेणी क्रम संयोजन होती है उसमें धारा नियत रहती है, धारा नियत रहेगी तो आवेश नियत रहेगा, इसलिए हमने आवेश को क्या कर दिया, नियत कर दिया। चलो ये तो बात होगी आपकी Q और जो मतलब नियत रख दिया। अब हम बात करते हैं कि संधारित्र C1, संधारित्र C1 यस, तो आपका मतलब पहले इसके लिए लेते हैं कि इस पे किस प्रकार से फॉर्मूला करेंगे संधारित्र C1 के लिए, संधारित्र C1 के लिए, ठीक है, या एक के लिए लिख लो। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ संधारित्र C1 के लिए, क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ पर लगाओ Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV मतलब C1 V1 ये होगा, या फिर यहाँ से V1 क्या हो जाएगा। अब ये सब V1 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे को निकालना तो C तुल्य है कि भाई धारिता कैसे परिवर्तित होगी, लेकिन हमें ये तो पता नहीं। यहाँ पर पहले बैटरी के पास V वोल्ट था, फिर वो आगे जाके किसमें बनता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 बनता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं V आपका क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमारे को मान किसका रखना है, V1 V2, तो यहाँ से आप V1 का मान निकालो, V1 बराबर क्या हो जाएगा Q बटा C1। इसी प्रकार से ये पहला हो गया। इसी प्रकार से दूसरा संधारित्र C2 के लिए, तो C2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, C2 के लिए हो जाएगा Q बराबर क्या हो जाएगा आपका C2 V2। उसके बाद में देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V2 बराबर क्या हो जाएगा Q बटा C2। उसके बाद में यहाँ पर देखो संधारित्र C3 के लिए, C3 के लिए, तो C3 के लिए क्या होगा, C3 के लिए यहाँ पर हो जाएगा आपका V3 बराबर क्या हो जाएगा Q बटा C3। बस फॉर्मूला लगाया हमने कौन सा, Q बराबर CV, ठीक है, ये फॉर्मूला तो पढ़ चुके हैं ना हम पहले ही। तो V3 बराबर आ गया Q बटा C3, ये आ गया इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर हमने इन सब को, हमारे को तो करना है क्या, ये जो शब्द हमने इस प्रकार से ये संधारित्र लगे हैं उन सबको एक करना है ना, तो हम मान लेते हैं हम एक तुल्य परिपथ बनाते हैं जिसमें सबकी जो मान लेते हैं धारिता है वो C तुल्य के बराबर है, और जो वोल्टेज है वो आपका V वोल्ट है। ये आ गया आपकी धारिता C तुल्य, ठीक है, सबकी तुल्य मान लिया हमने। और आवेश तो यहाँ पर क्या रहेगा, Q रहेगा, और यहाँ पर V को क्या हो गया, V हो गया। तो यहाँ से V बराबर क्या हो गया बताओ, V बराबर यहाँ से हो जाएगा Q बटा क्या हो जाएगा C तुल्य हो जाएगा, यहाँ पर Q बराबर C बटा तुल्य। अब चूंकि आपको पता है कि यहाँ पर V बराबर क्या आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 है, चूंकि V बराबर क्या आपका V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका मतलब V का मान रखो, V का मान है Q बटा C तुल्य, तो ये Q बटा C तुल्य बराबर V1 का मान रखो, V1 का मान है Q बटा C1, Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3। Q से Q कैंसिल, मतलब 1 अपॉन C तुल्य किसके बराबर आ जाएगा आपका 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आ गई आपकी तुल्य धारिता। अब तुल्य धारिता आपकी कुछ इस प्रकार चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करोगे, आप जो संधारित्र उनको जोड़ोगे, तो श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र को जोड़ते हो तो आपका जो तुल्य जो धारिता है वो क्या हो जाएगी आपकी, इनसे क्या हो जाएगी, कम ही मिलेगी। कैसे मिलेगी, मान लो आपके पास में दो संधारित्र है, एक है 5 माइक्रोफेरेड का, एक है 4 माइक्रोफेरेड का, ठीक है, एक है 5 माइक्रोफेरेड का, एक है 4 माइक्रोफेरेड का। तो आपको इनकी तुल्य धारिता निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, 1 अपॉन C तुल्य, क्योंकि ये सब श्रेणी क्रम में है, तो क्या होगा 1 अपॉन C1 का मान 5 है, वो एक बार माइक्रो वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सब मान लास्ट में लिख देंगे। 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1 अपॉन C तुल्य किसके बराबर आएगा आपका, वो आ जाएगा कितना आ जाएगा जैसे 20, तो कितना होगा 4 और प्लस का 5, तो 1 अपॉन C तुल्य ये कितना हो गया 4 5 कितना हो गया 9, तो C तुल्य भैया मैं तो C तुल्य निकाला नहीं, तो 1 अपॉन C है तो कितना हो जाएगा 20 बटा 9, कितना होगा 20 बटा 9। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पर लगभग कितना आएगा ये, मतलब लगभग ये क्या, इन 5 और 4 से तो क्या मिलेगा आपको, कम ही मिलेगा। 5 और 4 से क्या मिलेगा आपको, कम ही मिलेगा। यहाँ पर कितना हो गया 9 18 2 18 होता है ना, तो मतलब 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, 2 पॉइंट कुछ आपका आएगा, तो 2 पॉइंट मान आएगा, मतलब आपकी जो तुल्य धारिता है वो कितनी आई 2 पॉइंट कुछ आई, तो इसका मतलब 2 पॉइंट है वो क्या इनसे कुछ ज्यादा है या कम है, तो 5 और 4 से क्या आपकी कम है ना। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन है उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, तुल्य जो आपकी है वो मतलब धारिता होती है उसको है, मतलब तुल्य धारिता वो क्या हो जाती है श्रेणी क्रम संयोजन में कम हो जाती है, जो आपको यहाँ से पता चल रहा है। और ये किया कैसे, बिल्कुल आसान था। Q बराबर क्या होता है आपका CV, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम में Q आपका समान रहता है, तो इसको समान रखो और बाकी फटाफट लिख दो। Q बराबर C1 V1, Q बराबर C2 V2, Q बराबर C3 V3। फिर आप ये आपको पता है
के जो आपका तुल्य आप बनाओगे तो आपका पहले वीबू यहाँ से V1 मतलब V1 प्लस V2 में जाएगा ना, वीबू बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ से V1 V2 का मान रख दो और V का मान रख दो Q बटा C तुल्य और मान आ गया आपका। जैसे प्रतिरोध में करते थे वैसे यहाँ पर चीज है। प्रतिरोध में आपका फॉर्मूला क्या होता था, V बराबर होता था IR और यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर Q बराबर CV, मतलब V बराबर क्या आ गया Q बटा Q इंटू 1 बटा C। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करो, देखो यहाँ पर V बराबर हो गया आपका Q बटा C। तो यहाँ पर देख लो क्या हो गया V बराबर Q, और जैसे यहाँ पर प्रतिरोध होता था तो ये भी क्या आपका जो धारिता है वो भी क्या एक तरह की प्रतिरोध है ना, ये भी क्या कर रही है आवेश को ग्रहण कर रही है ना। तो आवेश को भाई प्रतिरोध होता है वो आवेश को ग्रहण करता है और उसमें बदल देता है, और जो आपकी ये धारिता है वो भी क्या करती है आवेश को ग्रहण करती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आवेश ग्रहण हो गया। जैसे आपके यहाँ पर चेंज होगा बस यहाँ पर जो R वाला है, जैसे R में श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या होता है R तुल्य R1 प्लस R2 प्लस ऐसे आता है, लेकिन यहाँ पर धारिता देखो क्या उल्टी है ना उसकी, भाई जो प्रतिरोध है उसकी उल्टी है ना। तो जो मान प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में आते हैं वो उसके उल्टा हो जाते हैं। भाई प्रतिरोध का ये जो मान आता है ना 1/R बराबर 1/R1, ये समांतर क्रम संयोजन में आता है, लेकिन धारिता में क्या हो गया ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर R है और जो C है वो एक दूसरे के विपरीत है ना, यहाँ पर उल्टे है, तो उस प्रकार से भी आ गया। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया होगा। अब श्रेणी क्रम संयोजन की कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो इंपोर्टेंट बातें क्या ध्यान में रखनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें क्या होती है, जो आपका आवेश होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। आवेश क्या रहेगा, नियत रहेगा। नोट्स के अंदर बता रखे हैं आपको, वहां से आप इनको देख लेना। कुछ जो इंपोर्टेंट जो विशेष है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो यहाँ पर क्या रहता है श्रेणी क्रम संयोजन में कि Q है वो क्या रहता है आपका नियत रहता है, आवेश नियत रहता है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट कि यहाँ पर जो आपकी तुल्य धारिता होती है, तुल्य धारिता वो आपकी सदैव क्या होती है, कम प्राप्त होती है। किससे, सदैव कम मिलती है। तुल्य धारिता सदैव क्या मिलती है आपको, कम मिलती है। किससे कम मिलती है, जो आपने संधारित्र लिए उनसे क्या मिलेगी आपको, कम ही मिलेगी। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि यहाँ पर अगर Q नियत है, Q बराबर CV है, तो उसमें Q अगर नियत है, Q बराबर CV है तो उसमें Q नियत है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि V व्युत्क्रमानुपाती है C के। V व्युत्क्रमानुपाती क्या है, C के। कहने का मतलब अगर आप किसी का अनुपात लोगे, मतलब V1 अनुपात V2 अनुपात V3 करोगे तो वो किसके बराबर रहेगा, 1/C1 अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3। ठीक है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तब ऐसे लिख देना। अगर हम ये बोलते हैं कि भाई दो चीजें बराबर है, ठीक है, तो V बराबर है C के, तब हम क्या बोलते हैं कि जो आपका V1 करोगे वही किसके बराबर आएगा, C1 के बराबर आएगा। V2 करोगे वही किसके बराबर, C2 के बराबर आएगा। ये तो बोलने जा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर V का मान है, अगर आप रखोगे तो वही सेम मान किसका आएगा, आपका C का मान आएगा, और वही मान V का है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते थे V1 बराबर C1, लेकिन यहाँ पर देखो V व्युत्क्रमानुपाती है C, इसलिए हमने इससे लिख दिया, उसमें क्या फर्क है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भी आपके ध्यान में रखना है। तो ये हो गया इसका दूसरा विशेष बात, जो क्यों नियत है तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट और बात है, वो क्या है कि मान लो इस प्रकार से अगर आपका श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र संयोजित है, समांतर प्लेट संधारित्र संयोजित है, ठीक है, जिसका ये एक इस प्रकार से हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपके सारे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जुड़ी हुई, यहाँ पर तो सीधे प्लेट है, यहाँ पर जोड़ दिया हमने। इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, क्षेत्रफल A1 मान लिया, इसका क्षेत्रफल मान लिया A2, इसका क्षेत्रफल मान लिया A3, और इसका परिवर्तनांक मान लिया K, इसका भी K1, K2 और K3, और इसकी धारिता मान लेते हैं C1, इसकी धारिता C2, और इसकी धारिता क्या हो जाएगी, C3 हो जाएगी यहाँ पर। तो मैं अगर इसकी पूरे की तुल्य निकालूं, C तुल्य, इसकी दूरी मान लेते हैं, ये T1 मान लेते हैं, ये T2 मान लेते हैं, ये T3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी C तुल्य अगर श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये होगा। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है बताओ, C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट K/D, ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/C तुल्य बराबर क्या होगा, 1/C1। C1 का मान रखो, C1 का मान रखो, C1 का मान कितना आ जाएगा, C1 का मान यहाँ पर C1 और A1 एप्सिलॉन नॉट K1, और D की जगह क्या आ जाएगा, T1, ये रख दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट A1 एप्सिलॉन नॉट K1, और ऊपर आ जाएगा T1, और प्लस इसी प्रकार से T2 अपॉन A2 एप्सिलॉन नॉट A2 प्लस का T3 अपॉन
H3 K3 और यहाँ से आपके पास में वो सी तुल्य इसका लेसे लगे तो सी तुल्य आपका वो आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्यों किया कि भाई अब मान लो आपके पास में समांतर प्लेट संधारित्र हो जिनके क्षेत्रफल A1 A2 A3 हो, जिनका परिवर्तनांक K1 K2 या फिर एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 हो और उनकी धारिता अगर C1 C2 हो तो फिर हम तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे? वैसे पता ही हमारे को श्रेणी क्रम संयोजन है, बस हमने यहाँ पर रखा क्या है, हमने यहाँ पर रख दिया क्या, यहाँ पर मान है जो C1 C2 है C3 है इनके मान रख दी, क्योंकि मैं पहले पता था कि यहाँ पर ये क्या है आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कोई समांतर प्लेट संधारित्र अगर है वो किसमें हो, श्रेणी क्रम में हो, तो उनकी तुल्य धारिता भी आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हो गया आपके किसके, इस समांतर संधारित्रों के जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसके कुछ विशेष रूप। अब हम अगला जो हमारा संयोजन है उसको पढ़ते हैं, कौन सा है वो है हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन मान लो इस प्रकार से आपके पास में संधारित्र है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट प्रत्येक संधारित्र की, ये संधारित्र है, ये संधारित्र है, ये संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र की जो पहली प्लेट है वो बैटरी के धन टर्मिनल से, ये लो, और दूसरी जो प्लेट होती है प्रत्येक संधारित्र की वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से क्या होती है, जुड़ी होती है, और इसका विभव मान लेते हैं V। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन है ना, यहाँ पर देखो एक तार है, दो यहाँ पर तीन तार में बंट गया, इस प्रकार से हो गया समांतर में ना, देखो ये इस प्रकार से। ठीक है, वैसे आप प्रतिरोध पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा वहां पर। ठीक है, हमने पढ़ा था ओम का नियम वगैरह वहां पर, तो उसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये आपका इस प्रकार से मान लेते हैं, इसकी जो धारिता है वो C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता है वो C3 है। कितनी है धारिता? C3 है। और अब यहाँ पर देखो कौन नियत रहेगा कौन नियत नहीं रहेगा। Q बराबर क्या होता है CV। अब बताओ मेरे को कि समांतर क्रम में आपकी धारा नियत रहती है क्या? यहाँ से धारा आई जाएगी तो यहाँ पर I1 I2 I3 जाएगी, जाएगी नहीं जाएगा? यहाँ से आवेश आपका 5 कूलम जाएगा, 5 कूलम जाएगा, तो क्या सब में 5 कूलम ही जाएगा? सब में 5 कूलम थोड़ी जाएगा, सब में 5 कूलम नहीं जा सकता, क्योंकि सब में 5 कूलम जाएगा तो इसका मतलब इसमें 5 कूलम 5 कूलम 5 कूलम, तो यहाँ से निकलेगा भी कितना, मान लेते हैं अगर ऊर्जा संरक्षण की बात करेंगे वापस से, ये कितना आवेश देगा, ये 5 कूलम जाएगा तो 5 कूलम आवेश ग्रहण करेगा, वापस कितना देगा 5 कूलम, यहाँ से भी 5 कूलम, यहाँ से भी 5 कूलम, कितना हो गया 5 5 5 कितना हो गया 15 हो गया। तो हमने दिया 5 15 मिल गया, ऐसे संभव थोड़ी है भैया। तो आवेश संरक्षण नियम का ही क्या विरुद्ध कर रहा है कि 5 कूलम आवेश दे 15 कूलम आवेश लो, है ऐसा थोड़ी हो सकता है यहाँ पर, है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हो यहाँ पर जो आवेश है वो आपका क्या नहीं रहेगा, नियत नहीं रहेगा। आवेश यहाँ पर क्या होगा, इसका आवेश Q1 होगा, इसका आवेश Q2 होगा और इसका आवेश Q3 होगा, और यहाँ से आपने दिया कितना आवेश था, Q आवेश दिया था। लेकिन यहाँ पर विभव क्या रहेगा आपका, समान रहेगा, यहाँ पर विभव V, यहाँ पर विभव V, यहाँ पर विभव V। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आवेश जो जाएगा क्यों वो उसमें आपको ले जाने में वो क्या करना पड़ेगा, समान कार्य करना पड़ेगा। जैसे प्रतिरोध में होता था ना, समांतर क्रम संयोजन में विभव आपका क्या रहता था, आपका समान रहता था, और जो श्रेणी क्रम होता था उसमें क्या रहता था, भिन्न रहता था। जैसे पीछे वाले श्रेणी क्रम में आपका कौन था, Q नियत था, इस बार कौन नियत हो गया, V नियत हो गया, तो यहाँ पर Q चेंज हो गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं संधारित्र C1 की धारिता। तो यहाँ पर C1 के लिए, तो C1 के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूले से Q बराबर क्या होता है CV, तो यहाँ से क्या लिखेंगे Q की जगह क्या लिखेंगे Q1 बराबर, क्योंकि इस बार तो आपका आवेश चेंज हो रहा है यहाँ पर, Q1 बराबर C1 और क्या होगा V, और इसके आगे लिखो आप C2 के लिए, ये हो गया आपका C1 के लिए, C2 के लिए क्या होगा Q2 बराबर C2V। इसी प्रकार से Q3 बराबर क्या हो जाएगा C3V हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ से Q दिया वही किसमें बन गया आपका, Q1 Q2 और Q3 में गया ना, तो बोल सकते हो Q दिया वही किसमें, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में गया ना, तो वहां से लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर मान लेते हैं, अब इसको हमने क्या कर दिया, ये तो हमने अलग निकाल लिया, अब हमने क्या कर दिया, हमारे को तो तुल्य चाहिए ना, तो हमने इन सब कुछ संधारित्र को एक साथ जोड़ दिया और हमारे को मिल गई क्या, एक तुल्य धारिता। इसका विभव हो गया V और इसकी धारिता होगी C तुल्य, और यहाँ पर आवेश मान लिया हमारे क्या हो गया Q। तो इसके लिए बताओ यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूले से Q बराबर क्या हो जाएगा आपका C तुल्य और इंटू V, Q बराबर हो जाएगा C तुल्य इंटू V। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, हमें पता है Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, चूंकि Q बराबर क्या है Q1 प्लस
Q2 प्लस Q3 है, तो यहाँ से Q का मान रखो पहले, Q का मान है आपका C तुल्य इंटू V बराबर Q1 का मान रखो, Q1 का मान है C1V प्लस C2V प्लस का C3V, सब में से V कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ये वाला सब में से V कॉमन लिया तो V कैंसिल हो जाएगा, मतलब C तुल्य किसके बराबर जाएगा, C1 प्लस का C2 प्लस का C3। ये आ गया आपका समांतर क्रम संयोजन, मतलब प्रतिरोध का उल्टा हो रहा है ना, प्रतिरोध में जब यहाँ पर प्रतिरोध आता है ना, तब ये जैसे R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है, तो ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। लेकिन जब धारिता आती है तो वो क्या होती है, धारिता का क्या होता है, समांतर क्रम, ये संधारित्रों का क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, प्रतिरोध का उल्टा है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पर क्या लोगे, संधारित्र लोगे, उन संधारित्र की धारिता है वो, उनको आप अगर समांतर क्रम में जोड़ दोगे, 3 संधारित्र लिए, उन 3 संधारित्र की कुछ ना कुछ धारिता दी, जैसे मान लेते हैं इसकी 5 माइक्रोफेड दी, इसकी 4 माइक्रोफेड दी और इसकी दी 3 माइक्रोफेड, तो आप जब भी इनका तुल्य करोगे और समांतर क्रम में तुल्य करोगे तब आपको धारिता ज्यादा मिलेगी, इनसे 5, 4, 3 से ज्यादा मिलेगी। कैसे मिलेगी, निकाल लो इनका तुल्य, कैसे निकालोगे, सब समांतर क्रम में तो सीधा जोड़ दोगे, 5 प्लस का 4 प्लस का 3 कितना हो गया, 5 4 9 9 और 3 कितने हो गए, 12, मतलब 12 माइक्रोफेड मिला। तो जब तुल्य हुआ तो 12 माइक्रोफेड मिला ना, तो इस प्रकार से मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका संधारित्र है वो क्या होता है, आपका समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो उनकी धारिता है, तुल्य धारिता है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हो गया आपका क्या, समांतर क्रम संयोजन। और इसका उपयोग जैसे आपका जो क्या होता है, जो फैन होता है, फैन के अंदर क्या बोलते हो आप, जो सेल लगा होता है, वो सेल नहीं होता असल में, वो क्या होता है, संधारित्र होता है। सेल नहीं होता है, वो क्या होता है, संधारित्र होता है। उसके अंदर क्या किया जाता है, आवेश का संरक्षण किया जाता है, मतलब आवेश को वहां पर रखा जाता है। और संधारित्र क्यों लगाते हैं, उसका कारण है, जब अगले कक्षा में पढ़ेंगे तब क्या होता है, वहां पर एक प्रेरकत्व उत्पन्न हो जाता है और उसी प्रेरकत्व को खत्म करने के लिए संधारित्र लगा जाता है। अगर आप संधारित्र नहीं लगाओगे, जिसको आप सेल बोलते हो, ठीक है, वो नहीं लगाओगे तो प्रेरकत्व क्या करेगा, उस फैन को एक घूमने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक विपरीत चुंबकीय जो क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस वजह से वहां पर वो घूमने नहीं देगा, इसलिए वहां पर संधारित्र का प्रयोग करते हैं। तो संधारित्र है वो सेल नहीं होता, वो क्या होता है, असल में संधारित्र होता है। और मान लो आपने कभी किया होगा कि अगर आपको सेल मतलब अगर 2 सेल लगाने हो तो आप क्या करते हो, सेल लेते हो और उनको आपस में इस प्रकार जोड़ देते हो, ठीक है। ऐसे नहीं एक सेल यहाँ पर लिया, एक सेल यहाँ पर लिया, फिर उनका एक तार जोड़ा, फिर आपने ऐसे जोड़ा, ऐसा नहीं करते हो ना आप क्या करते हो, उनको सीधे दोनों सेल है, दोनों सेलों को एक साथ में आपने क्या कर दिया, एक इस साइड में रखा, एक सेल इस साइड में रखा और आपने उनके तारों को जोड़ दिया। ऐसा थोड़ी एक सेल आपने यहाँ पर रखा, एक सेल यहाँ पर रखा और ये वाले तार जोड़ दिए और ये दोनों तार अलग रख दिए, एक इस संधारित्र वाला ये तार, एक इस संधारित्र वाला ये तार, और फिर आपने ऐसा लगा दिया। तो ऐसा करोगे तो फिर आप फैन है वो धीरे चलेगा। और अगर आप क्या करोगे, उनको एक को यहाँ पर रखा, एक को यहाँ पर रखा, दोनों तारों को ऐसे जोड़ दिया, तो फिर आपका जो फैन है वो तेज चलेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक फैन के लिए एक निश्चित माइक्रोफेड होता है, जैसे 4 माइक्रोफेड या 3.5 माइक्रोफेड, ये मतलब संधारित्र की कैपेसिटी होती है एक फैन के लिए, ठीक है। आपको ना तो ज्यादा करना है, ज्यादा करोगे तो जलने का खतरा रहता है, तो और ना ही आपको कम करना है, उससे भी जलने का खतरा रहता है। 4 या 3 माइक्रोफेड है वही आपका होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये संधारित्र का क्या हो गया, समांतर क्रम संयोजन हो गया। अब इसकी कुछ विशेष बातें कर लेते हैं। विशेष बात है क्या कि समांतर क्रम संयोजन में कौन नियत रहता है, समांतर क्रम संयोजन में आपका कौन नियत रहता है, विभव है वो क्या रहता है, नियत रहता है। दूसरी बात कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है वो क्या होती है, आपको अधिक प्राप्त होती है। तीसरी बात कि अगर कौन नियत था, यहाँ पर था V नियत, तो अगर V नियत होगा तो क्या होगा आपका Q बराबर क्या होता है आपका CV। तो यहाँ से V नियत है तो मतलब बोल सकते हो Q है वो समानुपाती है C के, इसका मतलब Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 करोगे तो किसके बराबर आएगा आपका C1 अनुपात C2 अनुपात C3 के बराबर आएगा, ठीक है। किसका आएगा, C1 अनुपात C2 अनुपात C3 के बराबर आएगा। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो गया कि अगर मान लो आपको एक संधारित्र है और उसकी धारिता बढ़ानी है, आपके पास में एक संधारित्र है और उसकी धारिता बढ़ानी है आपको, तो धारिता बढ़ाने के लिए आपको धारिता बढ़ानी है, इसका बिना आकार बढ़ाए, ठीक है। वैसे संधारित्र का आकार नहीं बढ़ा सकते, लेकिन मान लो आपको एक ऐसा तरीका करना है कि इस संधारित्र की आपको धारिता बढ़ानी है, ये प्लेट भी लगा दी, उसके बाद में भी अगर हमारे को धारिता बढ़ानी है तो क्या कर सकते हैं, हम पेराविद्युतांक बढ़ सकते हैं। अब पेराविद्युतांक किस प्रकार से बढ़े, पेराविद्युतांक की भी एक निश्चित मान होता है ना, तो जब भी आपको क्या होता है किसी संधारित्र की धारिता बढ़ानी है, ठीक है,
बिना ये दूरी जो डी है उसको परिवर्तित किए और बिना ये प्लेट जो प्लेट तो लगा चुके हैं तभी तो संधारित्र बना है, तो आपको क्या करना होता है, इस संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन करना होता है, सॉरी समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन में इसमें क्या पढ़ना होता है, आपको पहले उद्युतांक पढ़ना होता है। तो ये दूरी जो डी है वो चेंज नहीं होगी और धारिता इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो और इसका मान लो क्षेत्रफल सदिश A1 है, इसका क्षेत्रफल सदिश A2 है। ये संधारित्र इस प्रकार से इस प्रकार से लगा रखे हैं, नहीं इस प्रकार से, और इसकी होगी A3, उसका परिवर्तनांक A1, इसका परिवर्तनांक A2, इसका परिवर्तनांक K3। यहाँ से ये सब किसमें, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में सी तुल्य किसका आता है, सी तुल्य, ये सारे समांतर प्लेट से रहते हैं। सी तुल्य किसके बराबर आएगा, C1 प्लस का, C2 प्लस का, C3। तो यहाँ से सी तुल्य किसके बराबर आ जाएगा, C1 का मान रखो, C1 का मतलब इस संधारित्र की, यहाँ पर ये इस प्रकार से भी है, तो इस संधारित्र की है वो कितनी धारिता होगी, तो इस संधारित्र की धारिता है वो कितनी होगी भाई, ये समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका क्षेत्रफल A1 है और जो आपका परिवर्तनांक है वो K1 है, और इनकी जो चौड़ाई है मतलब दूरी है मतलब इनकी बिंदु वो कितनी है, D है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, A एप्सिलॉन नॉट K1 और अपॉन D। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका A1 एप्सिलॉन नॉट K1D प्लस का A2 एप्सिलॉन नॉट K2D प्लस A3 एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इस प्रकार से, इसके पास में आपको धारिता देखिए, जो नॉर्मल बातें आपको ध्यान में रखनी है। वैसे आप सारे अच्छे से वो डिटेल में नोट्स जो आपको प्रोवाइड कर रखे हैं वहां से आप अध्ययन कर लेना। ये हो गया आपका संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। अब देखो आगे कि एक और होता है जिसको बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु। संधारित्रों का व्हीट स्टोन सेतु निर्माण कैसे करते हैं, व्हीट स्टोन सेतु। अब इसके बारे में डिटेल से हम अध्ययन है वो जो हमारा अगले चैप्टर आएंगे ना उनमें हम अच्छे से करेंगे कि व्हीट स्टोन सेतु होता है क्या असल में। तो व्हीट स्टोन सेतु एक इस प्रकार का मतलब होता है जिसमें मतलब अभी मैं बनाता हूँ, देखो मान लो आपके संधारित्र कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हो तो इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु। ये जो अवस्था व्हीट स्टोन सेतु अवस्था, यहाँ पर इसकी धारिता मान लेते हैं C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3, इसकी धारिता C4 और इसकी धारिता मान लेते हैं CS। ये पॉइंट मान लेते हैं A, B, C और D। तो व्हीट स्टोन सेतु में क्या कुछ इस प्रकार की ये संरचना बनी हुई है, एक संधारित्र यहाँ पर लगा है, एक संधारित्र यहाँ पर, एक संधारित्र यहाँ पर, एक संधारित्र यहाँ पर और एक संधारित्र यहाँ पर लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये जो पांचों संधारित्र है, अब यहाँ पर हो क्या कहेगा कि अगर व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में, व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है। अब संतुलित अवस्था में देखो अच्छे से इसका जो अध्ययन है ना कि व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या होता है, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी आपको क्या समझना है कि कुछ इस प्रकार की आपके पास में अगर संरचना हो, ठीक है, तो ये होती है आपकी व्हीट स्टोन सेतु अवस्था होती है। अब व्हीट स्टोन सेतु संतुलित जो है वो संतुलित अवस्था में कब होता है, जब इसका विभव और इसका विभव बराबर होता है, मतलब VB बराबर होगा VD के। अब अगर VB बराबर होगा VD के तो कहने का मतलब जब यहाँ का विभव और यहाँ का विभव बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर धारा बहेगी क्या, कोई धारा नहीं बहेगी ना भाई। बैटरी होती है तो बैटरी में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका विभव होता है प्लस पर विभव ज्यादा होता है, यहाँ पर उच्च विभव होता है और यहाँ पर क्या होता है निम्न विभव होता है, इसलिए धारा क्या होती है प्लस से निकलती है और कहां पर आती है, माइनस में आती है। और अगर मान लो विभव बराबर हो गया तो फिर क्या धारा चलेगी, मैंने आपको पहले बताया था कि चालन द्वारा जिससे आवेशन होता था वहां पर क्या होता था, आपका विभव है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। विभव अगर समान हो गया तो फिर आपके धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो यहाँ पर भी अगर विभव समान होगा तो यहाँ पर धारा का प्रभाव नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा तो ये जो है, ये जो CS है वो आपका इसमें उपयोग में नहीं आएगा। कहने का मतलब सेतु संतुलित अवस्था होगी तो VB बराबर VD होगा। और कैसे होगी सेतु संतुलित अवस्था, मतलब VB बराबर VD होगा। ये कैसे पता चलेगा हमारे को, ये पता चलेगा कि अगर आपका C1 बट्टा C2 वो बराबर है C3 बट्टा C4 के, तब आपका है वो क्या होगा, ये VB बराबर VD होगा और तब आपका जो CS है उसका कोई भी कार्य नहीं रहेगा। मतलब CS है, CS संधारित्र है वो इस पूरे परिपथ में
कोई भी भाग नहीं लेगा तुल्य धारिता में। क्या समझ रहे हो कि आपके पास में 5 संधारित्र थे, उन 5 संधारित्रों को आपको तुल्य क्या निकालनी थी, 5 संधारित्रों को आपका तुल्य क्या निकालना था, धारिता निकालनी थी। अब आप इसकी तुल्य धारिता ऐसे निकाल नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास में बीच में ये आ गया, तो आप तुल्य कैसे निकालोगे। तो उसके लिए क्या करना, क्या कहता है, आपको चेक करना है कि क्या C1/C2 C3/C4 बराबर हो रहे हैं। अगर आपकी ये कंडीशन आ गई, आपको ये मतलब इसका परिपथ दे रखा है और आपको बोला है कि इसके लिए तुल्य धारिता निकालो, तब आप क्या चेक करना कि C1/C2 और C3/C4 क्या ये बराबर आ रहे हैं। अगर ये बराबर आ गए, इन दोनों का भाग क्या बराबर आ गए, इसका मतलब V बराबर VD हो गया, मतलब ये पॉइंट और इस पॉइंट का V बराबर हो गया। और जब भी इस पॉइंट का और इस पॉइंट का V बराबर होगा, इसका मतलब जो CS संधारित्र है उसका कोई कार्य नहीं होगा। आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। कब हटा सकते हो, जब C1/C2 C3/C4 क्या हो बराबर। अब आपको पता है कि यहाँ पर देखो ये क्या हो गया आपके, ये आपके किस में, एक तार है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया आपके किस में, श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आप तुल्य धारिता निकाल सकते हो 1/c से, और यहाँ से भी 1/c। फिर ये दोनों किसमें हो जाएंगे, समांतर में, और समांतर में सीधा जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इनकी तुल्य धारिता मिल जाएगी। तो समझ रहे हो ना, आपको कुछ इस प्रकार से परिपथ दे रखा है, तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले कि C1/C2 C3/C3 करना है, और आपका मान बराबर आ गया तो आप इस संधारित्रों को बीच में से हटा देना। अगर नहीं बराबर आया तो फिर आप इसको नहीं हटा सकते, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया आपकी व्हीटस्टोन सेतु। आपको बोल दिया कि ये दिया गया जो व्हीटस्टोन सेतु वो सेतु संतुलित अवस्था में है, तो सेतु संतुलित अवस्था में आ गया, इसका मतलब बीच वाले संधारित्र का कोई कार्य नहीं है, बीच वाले संधारित्र का कोई कार्य नहीं है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और जो बाकी वो आपके नोट्स है उसमें आपको बता रखा है कि इस प्रकार से क्या होता है। ये हो गया आपके व्हीटस्टोन सेतु। अब संधारित्रों के कुछ उपयोग होते हैं। संधारित्र का क्या उपयोग होता है, एक तो संधारित्र का उपयोग है वो किस में किया जाता है, आवेश संरक्षण करने में किया जाता है, मतलब आवेश को एक जगह पर इकट्ठा करने में किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग है कि स्थितिज जो ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को संचित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो इसका पॉइंट है कि भाई इसको प्रयोग किया जाता है टीवी वगैरह ये जो मोबाइल के उपकरण होते हैं वहां पर भी आवेश को संरक्षण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा जो पॉइंट हो गया वो है आपका कि इसका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्रों वगैरह इनमें अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो ये कुछ 3-4 आपके वो क्या संधारित्रों के उपयोग है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर जो 4 है उसका हमने अध्ययन कर लिया है, और ये स्थिर विद्युत की भी आपकी कंप्लीट हो गई है। तो स्थिर विद्युत की आपको पूरी अच्छे से वो समझ में आनी चाहिए। तो बाकी जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम अगला जो हमारे रहेंगे उनका अध्ययन करेंगे।